सत श्री अकाल। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह। मेरे नाल हरियाणा तो आल इंडिया किसान स्वामीनाथन संघर्ष कमेटी ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿयाणा सरकार के खिलाफ ने, जेजेपी ते बीजेपी सरकार के खिलाफ। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ जी। धन्यवाद सुखविंदर जी। साथ में सभी दर्शकों को मेरी राम राम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। विकल्प चार जी, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? देखिए सुखविंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री दुनिया में पहला ऐसा नेता है जो अपने बयानों को गलत खुद ही बताता है। आज से 7 दिन पहले जब हरियाणा का विधानसभा सत्र लगा हुआ था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में बयान दिया कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में 37,500 व्यक्ति नामजद हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जबकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हमारा हरियाणा का किसान खुशहाल है, हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं है। सिंधु बॉर्डर और टेकरी बॉर्डर तो केवल पंजाब के किसान बैठे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं 37,500 किसानों पर हमने मुकदमे दर्ज किया हरियाणा के, और दूसरी बात सुखविंदर जी, आपको बताना चाहूंगा पूरे भारत के अंदर किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर घटनाएं हुई है तो वो हरियाणा में हुई है। सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी यदि ये कहते हैं कि हरियाणा का किसान खुशहाल है, दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि हरियाणा का किसान खुशहाल है, तो पिछले 12 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री केवल 3 जगह प्रोग्राम करने की कोशिश कर पाए। पहला कैमला करनाल के अंदर था, दूसरा हिसार के अंदर, और तीसरा करनाल के अंदर दोबारा जो करने का प्रयत्न किया, उस प्रोग्राम के दौरान लाखों किसानों की भीड़ इकट्ठा होती है इनका विरोध करने के लिए। तो किसान कैसा खुशहाल है? जो लोग हफ्ते में 8-8 प्रोग्राम करते थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वो हमें ये बताएं उन्हें किस चीज का डर है कि पिछले 9 महीने से वो 3 से 4 प्रोग्राम से अधिक नहीं कर पाए, और जो प्रोग्राम किए उनका लाखों किसानों ने विरोध किया, जिसके कारणवश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। सरकार ने, चाहे वो 26 नवंबर को बैरिकेड तोड़ने का मामला हो, चाहे हिसार का मामला हो, चाहे रोहतक का मामला हो, चाहे करनाल का मामला हो, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। एक तरफ तो मुख्यमंत्री खुद के बयानों की खुद काट कर रहे हैं कि किसानों ने ठीक नहीं किया, किसान हिंसक हो गए थे, इसलिए हमारे एसडीएम के मुंह से शब्द निकल गए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हरियाणा के किसान थे ही नहीं। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चैलेंज करना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं सिंधु बॉर्डर और टेकरी बॉर्डर के ऊपर केवल पंजाब के किसान बैठे हैं। तो आप बताइए कि हरियाणा और पंजाब, जब हरियाणा के अंदर किसान बैठे हैं तो कितने आपने पंजाब के किसानों पर मुकदमे दर्ज किए, कितने हरियाणा के किसानों पर मुकदमे दर्ज किए? मुकदमे केवल और केवल विरोध प्रदर्शनों के कारण, हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के कारण। करनाल के केस से पहले 37,500 मुख्यमंत्री ने बताए, जबकि उसके बाद 2,500 और नामजद हमारे जो करनाल में हुआ, उसके बाद पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हुआ। आज 40,000 हरियाणा के किसान नामजद हैं, 1000 से अधिक किसान घायल है, 300 से अधिक शहादतें जो है वो हरियाणा के किसान इस आंदोलन में दे चुके हैं। तो ये केवल और केवल झूठी बातों की सरकार है। हम इन्हें चैलेंज करते हैं कि हरियाणा का किसान खुशहाल है तो आप खेतों में जाके उनके वीडियो बनाइए, उनसे मिलिए, गांवों के अंदर जनसभा कीजिए, किसान की खुशहाली का आपको उदाहरण दिख जाएगा। आप चंडीगढ़ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हरियाणा में घुसने की आपकी हिम्मत नहीं, और आप हरियाणा के किसानों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो आंदोलन में शामिल नहीं है।
बिल्कुल विकल जी एक गल ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ नहीं मिल रही एमएसपी कितने दिक्कतें कितने ने एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हरियाणा एमएसपी के मामले में हरियाणा और पंजाब दोनों बराबर है। देखिए धान की तो अधिकतर प्राइवेट खरीद चाहे हरियाणा है चाहे पंजाब, धान की मैक्सिमम खरीद प्राइवेट एजेंसियां करती है। केवल गेहूं की खरीद के मामले में हरियाणा और पंजाब देश में सबसे अग्रणी थे। जो इन्होंने कहा है कि हरियाणा की सरकार 8 फसलें खरीद रही है, मैं एक एक फसल का आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। हरियाणा में मूंगफली की एक फसल होती है जिसका 4 सालों में सरकार ने एक दाना नहीं खरीदा। हरियाणा में मक्के की फसल होती है जिसका गवर्नमेंट रेट 1950 है। हरियाणा में 800 से 1100 के बीच में मक्का बिक रहा है, जो पंजाब के हालात बिल्कुल उसी जैसे है। इसी प्रकार आप बाजरे की फसल की बात कर लीजिए, केवल नाम मात्र की सरकारी खरीद प्राइवेट एजेंसियों से की जाती है। किसानों का बाजरा 1100 से 1200 रुपए के बीच में बिक रहा है। यही हाल सूरजमुखी का है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा और पंजाब के जमीनी हालात में कोई अंतर नहीं है। और जो ये बात करते हैं कि हम 24 घंटे में पेमेंट कर दें, आपको जानकर अचरज होगा सुखविंदर जी, पिछली जो हमारी गेहूं थी, अगली गेहूं आने को तैयार है, हमारी जो पिछली गेहूं थी उस गेहूं की पेमेंट अब तक 255 करोड़ रुपए सरकार द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किए गए, अभी तक अटके हुए हैं। और किसानों को जो कंडीशनें लगातार हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार की नमी की कंडीशन है, मॉइस्चर की कंडीशन है, वो लगातार घटाकर किसानों की मुसीबतें बढ़ाने का काम चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो लगातार बढ़ा रही है। जमीनी हालात हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल एक जैसे। बिल्कुल जिथे तक सरकार बागबानी की गल करती है कि ਅਸੀਂ किसानों ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ कर रहे हैं इस पासे ਵੱਲ बिल्कुल बागवानी की तरफ अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो वो मुझे बताएंगे कि कोरोना काल में हमारा किन्नू हम फेंक कर आए। कोरोना काल के अंदर किन्नू का भाव 2 रुपए नहीं रहा, अमरूद की फसल, पपीते की फसल सब फेंक के आई। सरकार ये बताए कि फलों की खरीद के लिए कौन सी सरकारी मंडी हरियाणा के अंदर बनाई गई, फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हरियाणा ने घोषित किया। बागवानी आपने किसानों को करोड़ों रुपए का कर्ज देकर लगवा तो दी, लेकिन उसकी खरीद आप सुनिश्चित नहीं कर रहे हो। यही हमारे आंदोलन की मांग है, चाहे सब्जी उत्पादक किसान हो, चाहे फल उत्पादक किसान, चाहे मसाला उत्पादक किसान हो, चाहे अनाज उत्पादक किसान हो, उसको एमएसपी गारंटी खरीद दी जाए। आपने किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित तो कर दिया। बागवानी एक ऐसी फसल है सुखविंदर जी जिसका कि रिजल्ट जो है 4 साल बाद आना शुरू होता है, 4 साल बाद फ्रूट आना स्टार्ट होता है। 4 साल तक सिर्फ और सिर्फ किसान की इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद जब फसल आती है तो मंडियों में उसकी खरीद नहीं होती। अभी कल और परसों का आपका मामला बता दूं कि सरकार सब्जी और फल उत्पादकों को, किसानों को कहती है कि आप नॉर्मल फसलों की बजाय ये अपनाइए। किसान का टमाटर 1 रुपए किलो भाव मंडी में भिवानी तोशाम में लग रहा है, जिसमें कि किसानों ने लाखों टन जो टमाटर है वो महाराष्ट्र और तोशाम के अंदर सड़कों और मंडी के ऊपर फेंक दिया। जिस फसल के ऊपर 8 रुपए प्रति किलो की लागत आती है और किसान को वो फसल सड़कों पर फेंकनी पड़े, तो आप सरकार किस प्रकार से हमें प्रोत्साहित कर रही है ये आप देख लीजिए। फल और सब्जी के लिए जरूर अनुदान जरूर दिया जाता है, कुछ सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जब तक आप फल और सब्जी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करोगे, उसकी सरकारी खरीद सुनिश्चित नहीं करोगे, तब तक कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाओगे। अब जैसे पंजाब और हरियाणा का जो अबोहर और सिरसा का क्षेत्र है, ये भारत का सबसे बड़ा किन्नू जो फसल होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन उत्पादक क्षेत्र के बाद यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है जिससे उसका जूस बना के एक्सपोर्ट किया जा सके। ऐसी कोई भी ग्राउंड पर सुविधा किसान को नहीं दी गई है। फल उत्पादक किसान लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है। सब्जी और फल उत्पादक किसान के सुखविंदर जी आपको हालात बताने चाहूं तो देश में सबसे बुरे हालातों से कोई चीज अगर आज गुजर रहा है तो फल और सब्जी उत्पादक किसान। अच्छा गन्ना किसानों का की हाल है ते गन्ना किसानों दी किदां दी मुश्किलां आउंदियां ने? गन्ना किसानों का हालात आप देख लीजिए, जो यूपी में कंडीशन है, हमारे यहाँ यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, करनाल कुछ क्षेत्रों के अंदर, रोहतक और सोनीपत और जींद के क्षेत्रों के अंदर गन्ना का उत्पादन किया जाता है, लेकिन गन्ने की पेमेंट 3-3 साल तक नहीं हो पाती। कोरोना काल के कारण गन्ना मिलों ने गन्ना लेना बंद कर दिया था, किसानों की पर्ची लेनी बंद कर दी थी। मूल्य देने से कुछ नहीं होगा, मूल्य 360 रुपए इन्होंने आंकड़ों में दे दिया, लेकिन ये क्यों नहीं बताते किसानों का कितना करोड़ रुपया गन्ना मिलों की तरफ बकाया है। 3-3 साल बाद जब किसान को पेमेंट होगी तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, कैसे अपनी फसल सुरक्षित रख पाएगा। दूसरी तरफ पंजाब के किसान नेता और पंजाब के सरकार को भी मैं बड़ा अचरज हुआ कि जब उन्होंने अमरिंदर सिंह को मिठाई खिलाकर जिंदाबाद के नारे लगाए। आप मांग लेकर गए थे कि किसानों का इसके ऊपर लागत मूल्य 450 रुपए से ऊपर आ रहा है और आप 360 रुपए लेकर कैसे खुश हो सकते हैं जब आप खुद मान रहे हैं कि गन्ने का लागत मूल्य 450 रुपए है। तो निश्चित तौर पर यह गलत है। गन्ने के लिए
देखिए, इस आंदोलन को एक तो बांटा जा रहा है सुखविंदर जी। लोग ये समझ रहे हैं कि ये तीनों काले कानून और एमएसपी केवल गेहूं और धान के लिए है। एमएसपी का मतलब है भारत में जितने भी किसान द्वारा उत्पादित किए जाने वाली चीजें हैं, चाहे वो फसल है, चाहे सब्जी है, चाहे फ्रूट है, चाहे मसाले हैं, चाहे रबड़ है, चाहे चाय है, और चाहे हमारे दुग्ध उत्पादन के हैं, चाहे मुर्गी पालन है, उन सभी के ऊपर हम एमएसपी और सरकारी खरीद की मांग कर रहे हैं। तो गन्ना भी उनमें से एक फसल है, वो एक अलग फसल नहीं थी। उसके लिए एक प्रांत में आंदोलन करने के बजाय, और ये कमी रही जिससे किसान आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में छोड़कर हमारे पंजाब के साथी 7 दिनों के लिए पंजाब में लौट कर आए, जिससे किसान आंदोलन कहीं न कहीं बॉर्डरों पर कमजोर हुआ। तो गन्ना हमारी मांग में शामिल है। जब एमएसपी की मांग आ गई तो उसमें गन्ना भी, और गन्ने के रेट जो एफआरपी सरकार निर्धारित करती है, हमें केंद्र सरकार पर दबाव ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि गन्ने का जो मूल्य है वो 450 रुपए तो कॉस्ट ऑफ प्राइस है, तो उसका मूल्य 500 से ऊपर घोषित किया जाएगा, तब गन्ना किसानों का फायदा होगा। ऐसे गन्ना किसान चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां हालात और ज्यादा अधिक खराब है, जहां पर पेमेंटें हो ही नहीं रही। लगभग किसानों का 56,000 करोड़ रुपया सरकारों की तरफ बकाया है। ਜੀ ਵਿਕਟ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ? देखिए, जहां पंजाब के अंदर बिजली पूरी तरह से फ्री है, हरियाणा के अंदर बिजली के बिल्स भी आते हैं, और बिजली आप जानकर अचरज करेंगे सुखविंदर जी, जो खेतों की बिजली सप्लाई है वो केवल 4 से 6 घंटे तक रात को 1 से 1 बजे के बाद दी जाती है। यानी किसान सारी रात खेत में रहे, उसमें भी जो तारों की व्यवस्था है वो बहुत खराब है, जिसके कारण कभी ट्रांसफार्मर का सड़ना, किसान लगातार परेशानी में रहता है। तो हमारी मांग है कि सरकार किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली की व्यवस्था दे। हरियाणा में दिक्कतें सुखविंदर जी इसलिए ज्यादा है कि पंजाब में आपका नहर का सिस्टम मजबूत है। हरियाणा में नहरी पानी किसानों को महीने में 1 बार मिल पाता है, जिसके कारण उसकी फसल, यदि उसकी ट्यूबवेल में बिजली सप्लाई नहीं है तो उसकी फसल हर बार सूखे का शिकार होती है। तो जो बिजली की स्थिति है उस स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता हरियाणा में है। किसान नहीं कहता, चाहे मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब के अमरिंदर सिंह ने भी ये कहा कि हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, इसलिए गन्ने का दाम कम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आप बिजली के पैसे लीजिए, आप हमारे से खाद के पैसे लीजिए, हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य हमें सुनिश्चित कीजिए, हमारे फसलों का स्वामीनाथन रिपोर्ट प्लस सीटों के हिसाब से आप मूल्य दे दीजिए, आप बिजली हमें 24 घंटे दीजिए, बिजली का बिल आप लीजिए, आप हमारे से खाद की सब्सिडी हटा दीजिए। लेकिन किसानों को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे, ये छोटी मोटी भीख देने से किसानों का गुजारा नहीं होगा। वही काम देश का प्रधानमंत्री किसानों को 6,000 रुपए सालाना देकर कर रहा है, वही ये पंजाब और हरियाणा की सरकारें छोटी छोटी सब्सिडी देकर किसानों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर रही है। किसान जो है कमाने में सक्षम है, किसान देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भर रहा है। जो उत्पादन 1960 में, आपको जानकर हैरानी होगी सुखविंदर जी, भारत के अंदर जो गेहूं थी वो अमेरिका से निर्यात होती थी, लाल रंग की गेहूं आती थी, और उसके लिए हमें उन देशों से दबना पड़ता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जब नारा दिया था कि मेरा भारत तभी खुशहाल होगा जब जय जवान जय किसान होगा, जवान जय है, किसान को अपनी उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। आज हम इतनी गेहूं पैदा करते हैं कि 1 साल के अंदर भारत की 5 साल की जरूरत की गेहूं हमारे किसान हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसान पैदा कर रहे हैं। उसके बावजूद यदि हमें भाव नहीं मिल रहा तो उसके लिए जिम्मेवार ये सरकारें हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਵਿਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? देखिए, पर हरियाणा में पराली की समस्या छोड़िए, आप पराली की समस्या तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जहां भी क्षेत्र में है, पूरे साल में इसका जिक्र नहीं होता। लगातार 6 साल से एनजीटी का फैसला है, सरकार ने कोई ऐसा संयंत्र नहीं बनाया, कोई ऐसी सुविधा किसानों को नहीं दी जिससे कि उसको इसका पराली का निस्तापन कर सके। उसकी बजाय जब हम धान की फसल काटेंगे तो उस समय में हमारे ऊपर हजारों केस लगाए जाएंगे, हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर पराली खत्म करने के नाम पर मुख्यमंत्री ने 2,000 रुपए पर एकड़ देने की घोषणा करी थी, जो पिछले 3 सालों से किसानों को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। किसानों ने अपनी जेब से 6,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा लगाकर पराली को खेत में मिलाने का काम किया, लेकिन किसान को 1 रुपया नहीं मिला। इसी प्रकार मेरी फसल मेरा पानी मेरी योजना, मेरी फसल मेरा पानी योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि जो धान की फसल छोड़कर दूसरी फसल लगाएगा उसे 5,000 रुपए प्रति एकड़ की सुविधा दी जाएगी। 3 सालों से ये योजना जारी है, आज तक किसी भी किसान के 1 पैसा भी खाते में नहीं आया है। इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अपने आप को काफी किसान हितैषी बता रहे हैं,
उन्होंने कहा कि किसान धान की जगह चने की फसल लगाए। मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि चने की फसल जो है वो रबी की फसल होती है, जबकि धान की फसल है वो खरीफ की फसल होती है। उन्हें ये पता नहीं कि सीजन में कौन सी फसल लगानी है, और अपने आप को किसान और हितैषी होने का झूठा ड्रामा। सुखविंदर जी, चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां रही हो, चाहे आपके पंजाब में कांग्रेस हो, हरियाणा में बीजेपी हो, दूसरी जगह क्षेत्रीय पार्टियां रही, किसानों का हित किसी ने नहीं सोचा। किसानों को केवल छोटी छोटी भीख देकर ये लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसके आर्थिक हालात कमजोर होते रहे। बाकी परिस्थिति पूरे देश के किसान की एक जैसी है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 6000 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, बड़े किसान और छोटे किसान में तो बांटने की योजना सरकार ने हमारे बीच फूट डलवाने की करी। सुखविंदर जी, किसान ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। अगर किसान के पास एकड़ या किले ज्यादा है तो उसके ऊपर कर्जा उतना ज्यादा मिलेगा। आप रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए, हरियाणा पंजाब के किसान के ऊपर एवरेज 8 लाख रुपए प्रति किसान का कर्जा है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की जो योजना है 6000 रुपए, हम तो इसको पहले दिन से सिरे से खारिज कर चुके कि आपके पेट्रोल डीजल के रेट्स की कल्पना यदि आप 2014 से आज पेट्रोल डीजल और खाद के रेटों की कल्पना करें तो किसान को प्रति वर्ष 28,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। यानी आप किसान की जेब से 28,000 रुपए निकालकर उसको 6,000 रुपए वापस देकर शाबाशी लूटने की कोशिश कर रहे हो, तो ये निश्चित तौर पर एक गलत प्रक्रिया है। हम सरकार को कहते हैं कि हमें 6,000 रुपए नहीं चाहिए। किसान जो है डीजल का केवल 3% इस्तेमाल करता है, 97% इस्तेमाल रेलवे और बड़ी कंपनियां, बड़ी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती है। आप किसान को डीजल कार्ड बना के दीजिए, जिससे उसको किसान को डीजल जो है 30 रुपए की सब्सिडी 30 रुपए पर मिल सके, जिससे वो अपनी फसलों को पानी पिला सके, ट्रैक्टर में इस्तेमाल कर सके। ये योजना पूरी तरह से फेल है। ना लाभकारी व्यक्तियों को इसका फायदा हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, असम, नागालैंड, तमिलनाडु सभी जगह स्थिति ऐसी है। आज भी 40% से अधिक जो इसको ये पैसा मिलना चाहिए था, वो किसान इस योजना में शामिल नहीं है। हर साल का आंकड़ा देखें, पिछले बजट में जो आंकड़ा सरकार द्वारा दिया गया, उस बजट में आंकड़े के अनुसार पिछले साल के मुताबिक इस साल 3 करोड़ किसान उस योजना में घटे हैं। योजना अगर बढ़िया होती तो उसमें किसान बढ़ने चाहिए थे। 3 करोड़ घटने का मतलब है सरकार ने केवल अपने वाहवाही के लिए योजना शुरू करी है, और धीरे धीरे यूपी के अंदर तो आपको एक बहुत अजीब उदाहरण मिलेगा। यूपी के अंदर 50,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री योजना का पैसा डाल के और 3 दिनों बाद निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। ये योजना किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+ के हिसाब से भाव दीजिए, MSP गारंटी कानून बनाइए, तीनों काले कानून वापस लीजिए, किसानों को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? अगर ये नवी मंडियां बनाने के, देखिए 2008 के अंदर भारत के अंदर एक सर्वेक्षण हुआ कि कहाँ का किसान कितना खुशहाल है, तो उसके अंदर योजना आई कि हरियाणा पंजाब में सरकारी मंडियों की व्यवस्था सबसे शानदार है पूरे देश में। यदि वैसी 6,500 मंडियां पूरे देश में बना ली जाए तो किसान के हालात अच्छे होंगे। लेकिन वो मंडियां बनाने की बजाय तीनों कानून लाकर APMC एक्ट पर हमला किया गया, जिसमें हरियाणा पंजाब में सरकारी मंडियों के पैरेलल में प्राइवेट मंडियां और बड़े बड़े साइलोज खोलने की योजना इन काले कानूनों में बनाई गई। तो हरियाणा में मंडी विस्तारीकरण नहीं, मंडी को खत्म करने की कोशिशें लगातार इन सरकारों के द्वारा जारी है। क्योंकि जब प्राइवेट मंडियां आएंगी तो वो निश्चित तौर पर 2 रुपए फालतू देकर सरकारी मंडियों की तरफ किसान का ध्यान हटाएंगे, और उसके बाद सरकारी मंडियां ये लोग धीरे धीरे बंद कर लेंगे। दुष्यंत चौटाला किस ओर से कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर सरकारी मंडियों की व्यवस्था बढ़िया है? पिछले साल मार्केटिंग बोर्ड या जो सरकारी मंडियों में खरीद करने वाले अधिकारी होते हैं, जो विभाग जो है सरकारी मंडियों में खरीद करने वाला है, उसके 50% अधिकारियों को दूसरे विभागों में भेज दिया गया, ये कह के कि मंडी व्यवस्था जल्द खत्म होने जा रही है, आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग केवल झूठ के सारे अपनी राजनीति चलाने वाले लोग हैं। यदि दुष्यंत चौटाला अपने आप को इतना किसान हितैषी बताते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, हमने पहले दिनों में चैलेंज किया था, यदि तीनों काले कानून अच्छे हैं और आप किसानों की फसल खरीदते हैं तो आप टिकरी बॉर्डर पर आकर हमें समझाइए, गांवों के अंदर जाकर किसानों को समझाइए। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, ये लोग कहीं भी जाकर समझाने को, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर सत्ता में आए और बीजेपी को जिन्होंने
समर्थन देकर किसान विरोधी होने का पूरा। और कल का दुष्यंत चौटाला का बयान सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि किसान कस्से मारेगा तो पुलिस उसका सिर फोड़ेगी कि नहीं फोड़ेगी। बताओ उन्होंने क्या गलत किया। तो दुष्यंत चौटाला को मैं बताना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से बैठे करनाल के अंदर मेरे साथी, उनके ऊपर लगातार 5 बार पुलिस से हमला किया। सुखविंदर जी, आपने एक बार सुना होगा पुलिस से कहीं मुठभेड़ हो जाए। लगातार पूरे दिन 5 बार लाठीचार्ज हुआ। जब किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की जाएगी, और मैं तो किसानों को ओपन कहता हूं कि हमारे चाहे जेड़ी है, चाहे तंगड़ी है, चाहे कस्सी है, चाहे बिंडा है, चाहे खुरपा है, जो हमारे खेत में यूज होने वाले औजार है, वो किसान को अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए रखने चाहिए। क्योंकि इस प्रकार लगातार यदि सरकारें दमनकारी नीति, हमारे एक साथी का शहीदी जो है वहां पर लठ खाने के कारण हो गए, हमारे एक साथी की आंख की रोशनी और नाक की हड्डी टूट गई, बहुत सारे किसान बहुत बुरी अवस्था में घायल हुए हैं। तो ये लोग ना तो कभी किसान हितैषी थे, ये केवल अपना घर और अपने खजाने भरने का काम कर रहे हैं। इनके अलावा इन लोगों का ये टोटली किसान विरोधी सरकार हरियाणा और पूरे देश में चाहे किसी भी पार्टी की हो, सभी पार्टियां इस मामले में एक किसानों की लूट सभी ने बुरी तरह से जारी की हुई। बिल्कुल बिल्कुल विकल जी, मेरा आखिरी सवाल है कि 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜੇਜੇਪੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ भी करे। देखिए, हमारी हरियाणा सरकार पंजाब सरकार से कोई लड़ाई नहीं थी, हमारी केंद्र सरकार से इन विषयों के ऊपर लड़ाई थी। हरियाणा सरकार हमारे से उलझी। हरियाणा में किसानों का पूरा दबाव देखिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा दबाव आप महसूस कोई सरकार कर रही है तो वो हरियाणा सरकार कर रही है। अपने राजनीतिक प्रोग्राम नहीं हल कर पा रही है। लेकिन सुखविंदर जी, आज आपके सामने बैठा मैं सच्चाई की अगर सामना करूं कि जहां केंद्र सरकार की कमी रही, जहां हरियाणा सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने अच्छी तरह से नहीं रख पाई, वहां हमारे संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 7 महीनों में बड़ा फैसला लेने में पूरी तरह से फैल रहा। फौजें जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़नी चाहिए थी, उन फौजों को कभी हिसार के अंदर, कभी टोहाना के अंदर, कभी करनाल के अंदर, कभी चंडीगढ़ के अंदर वापिस भेजा गया। हमारी लड़ाई करनाल डीसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हिसार डीसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी नहीं है, हमारी लड़ाई चंडीगढ़ में बैठे राज्यपाल से भी नहीं है। बड़ा फैसला ना लेने पर कारण हरियाणा के या पंजाब के या देश के जो किसान थे, उनकी एनर्जी को वेस्ट करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। हम लगातार 6 महीने से संयुक्त किसान मोर्चा के मीटिंग के अंदर आवाज उठाते रहे कि कोई बड़ा स्टेप लीजिए। सुखविंदर जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हरियाणा में 40,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, हजारों किसानों के सिर फूटे, 300 से ऊपर किसानों की शहादतें दे दी। कहीं भी एक जगह आप यहाँ बता दीजिए जहां पर हरियाणा के किसानों ने हिंसा की, हरियाणा के किसानों ने लठ खाए लेकिन पुलिस के ऊपर लठ बरसाने का काम नहीं किया। तो यदि हम दिल्ली कूच का बड़ा फैसला लेते तो जितनी शहादतें, जितने मुकदमे यहाँ बढ़ाए वही मुकदमे दिल्ली में बढ़ते। संसद को लाखों की संख्या में यदि घेरा जाता है, या आज प्रधानमंत्री आवास को भी हम घेरने का फैसला करते हैं, तो कम से कम आर पार लड़ाई तो होती, जिससे क्लियर कट किसान जो 9 महीने से बैठा है, जब भी लंबा आंदोलन चलता है थकान भी आती है, आर्थिक रूप से किसान टूट चुका है। सुखविंदर जी, आज आपको जानकर अचरज होगा, हरियाणा के हर गांव से 9 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा हम लोग कर चुके हैं आंदोलन। और हम लोग आंदोलन में ना शहादत से पीछे हटने वाले हैं, ना हमें केसों का डर है। देखिए, हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार, सेंटर की और बीजेपी यहाँ हमारे ऊपर पूरी दमनकारी नीति चली, लेकिन आंदोलन के अंदर हरियाणा की प्रतिभागिता है वो घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है। अब भी संयुक्त किसान मोर्चा को हमने ये अपील की है कि आप बड़ा फैसला ले लीजिए। हरियाणा का किसान रोज का रोज सिर फुड़वाएगा नहीं, रोज का रोज मुकदमे नहीं बनवाएगा, क्योंकि इस आंदोलन का सबसे बड़ा घाटा सुखविंदर जी अगर फैल होता है, सबसे बड़ा घाटा हरियाणा को आना है, क्योंकि यहाँ पर किसानों पर बहुत अधिक संख्या में मुकदमे दर्ज है। हर घर से एक एक दो दो किसान को उठाया जाएगा और उनका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा को भी इस पर ध्यान करना चाहिए। यदि हम संगठित है, हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं, सरकार को तो 100% झुकना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। 9 महीने तक आंदोलन चला है, इसका मतलब हमारी रूहें मजबूत है, हमारी हिम्मत जो है वो बहुत जबरदस्त है। पूरी दुनिया हमें देख रही है, केवल और केवल नेतृत्व के कमजोर फैसलों के कारण,
देखिए 26 जनवरी से पहले ये हम ही लोग थे जिन्होंने सरकार को 11 बार वार्ता के लिए मजबूर किया। 26 जनवरी के बाद क्यों हम दिहाड़े मनाते रहे, क्यों हम त्योहार मनाते रहे शहादतों के बाद, क्यों हम भारत बंद की काल करते रहे, क्यों हरियाणा बंद, पंजाब बंद की काल करते रहे। हमें दिल्ली की तरफ जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरना चाहिए था, जो हम नहीं घेर पाए। और संयुक्त किसान मोर्चा यदि जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर हरियाणा के किसान संगठनों ने एक अल्टीमेटम दिया है कि हम लोग खुद बैठकर एक बड़ा फैसला लेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। जी जी, शुक्रिया विकल जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद सर। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਲ ਪਚਾਰ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।